हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की और उनसे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स। ओके, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका हेड डाल देते हैं कि हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ है और हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टॉपिक हमारा यहाँ हम टॉपिक लिख देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो इस इन बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास मेनली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उसमें पहला ट्रिग्नो रेशियो हमारे पास जो हम बोलते हैं साइन, और दूसरा हम बोलते हैं कोसाइन, तीसरा हम कहते हैं टेंजेंट, और फोर्थ हम कहते हैं कोसेकेंट, और फिफ्थ हम कहते हैं सेकेंड, और सिक्स्थ हम कहते हैं कोटेंजेंट। अब इनको शॉर्ट में हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन, और इसको लिखते हैं कॉश, इसको लिखते हैं टेन, इसको लिखते हैं कोसेक, और इसको हम लिखते हैं सेक, इसको हम लिखते हैं कॉट। ओके, ये हमारे शॉर्टकट फॉर्म हो गया। तो अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे इसको हम अलग करते हैं यहाँ से, तो इसको हम अप्लाई करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। जैसे ये हम बना देते हैं एक ट्रायंगल। ओके, और ये हमारा है 90 डिग्री का एंगल, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। ओके, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन, अब हम इसको किस पे अप्लाई कर रहे हैं? इस एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसका नाम हम थीटा रख दें, इसको हम लिख देते हैं ए, इसको हम लिख देते हैं बी, इसको हम लिख देते हैं सी, और साइन थीटा पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जो एक्यूट एंगल है। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है ये एक्यूट एंगल पे ही अप्लाई होगा, और कई बार हम साइन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं इसको साइन बी, यानी कि उस बी एंगल पर हम इसको लगा रहे हैं। तो चाहे साइन थीटा लिखें या साइन बी लिखें, यहाँ एक ही बात है। यहाँ बी हम इस कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है उसको इंडिकेट कर रहे हैं, और जो एक्चुअल में थीटा डिग्री है, कितना है थीटा डिग्री। ओके, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है ये एक रिलेशनशिप हमें दिखाता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एक्यूट एंगल और उसके लेंथ के बीच। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसके एंगल्स बने हैं, जैसे इसमें बी और सी जो एंगल बने हैं वो, और इस ट्रायंगल में जो आपके साइड्स हैं उनके बीच रिलेशंस, उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर साइन थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और कॉस
थीटा हम लिखते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन हम लिखते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और ये तो हो गए तीन, फर्स्ट थ्री, 1 2 3। अब जो बाद के थ्री होते हैं, बाद के थ्री यानी कि हम साइन का हम अपोजिट यहाँ लिखते हैं कोसेक थीटा, यानी कि जो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा के फॉर्मूले का अपोजिट होता है। अगर साइन थीटा है p/h तो कोसेक होगा h/p, और कॉस का लिखते हैं हम सेक, जो होगा h/v। इसका कॉस का अपोजिट, कॉस इज b/h, इट मीन्स सेक विल बी अपोजिट ऑफ कॉस, इट इज h/b। एंड 10 का होगा कॉट, यानी कि b/p। स्टूडेंट्स के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर उनको ये तीन याद है तो अपने आप तीन को खुद उनके अपोजिट लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। समटाइम्स अगर वो भूल जाए ये फॉर्मूला, अगर याद किया है तो आप ये समझें, इस मेथड को अपनाएं कि ये पहले के थ्री दूसरे के थ्री के अपोजिट होते हैं या इसका रिवर्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। और एक कंडीशन हमें इसमें और ध्यान रखने वाली बात है ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए कोई भी ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जबकि उसके जो तीन साइड हैं, तीन साइड मान लिया जाए ए बी सी, तीन साइड है, मान लेते हैं इसको ये 6 है, इसको मान लेते हैं ये b5 है, इसको मान लेते हैं ये 8 है। ओके, तो पहले कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से एक बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर a प्लस बी करूँ मैं, a प्लस बी मतलब 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 8 से बड़ा है। अगर मैं लिखूँ 5 प्लस 8 13, तो नेक्स्ट जो है ना, जो बच गया है हमारा 6 से बड़ा है। अगर मैं लिखूँ 6 प्लस 8 14, 14 अगेन इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो साइड का हम सम करें, उसको कंपेयर करें तीसरे साइड से, अगर वो सम बड़ा होता है उस तीसरे साइड से, तो ट्रायंगल का को फॉर्म करना पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यानी कि तभी उसी कंडीशन में ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो ये भी आप नोट कर लेना। ओके, तो अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। तो उस एग्जाम्पल को समझेंगे इन्हीं फॉर्मूले की मदद से। ओके, जैसे तो पहला इसमें, अब मैं इसको एक नए पेज पे मुझे इसको करना चाहिए। जैसे पहला इसमें जो ये है, एक्चुअली जो एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का 11th वाला क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन और हैं 10 पहले के 10 वो थोड़ा इजी हैं, 11 थोड़ा एनालिटिकल है। समटाइम्स स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, हालांकि ये ट्रू एंड फॉल्स वाला है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। 11 में पहला आपका इसमें ट्रू एंड फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, वो है द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a is always less than 1, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू हमेशा लेस
तो इसके लिए हम यहाँ पर एक हमारा रफ मैप बना देते हैं। हमेशा बनाना चाहिए हमें, जब भी कोई क्वेश्चन करें हमें लगे कि इसमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, वी शुड फर्स्ट वर्कआउट एंड एनालिसिस कि ये कैसे हम उसको कि कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। तो ये हमारा रफ वर्क है एक्चुअली, दिस इज़ अवर रफ वर्क, ये हमारा रफ वर्क है। ओके, रफ वर्क ये है, कहता है कि अगर माना हमारे पास अभी मैंने बनाया था एक ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, ये ट्रायंगल है हमारे पास इस तरह का, ठीक है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थोड़ा सीधा है ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ देखिए, ये कहते हैं 10 की वैल्यू हमेशा वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्या ये ट्रू है एंड फॉल्स है, ये टी है या फॉल्स है, ये हमें देखना है। तो आप देखेंगे कि पहले हम लिखें tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, P अपॉन बी, ठीक है। तो ये P है, ये B है, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, कभी हो सकता है ये माना 4 है, ये 5 है, कभी हो सकता है ये 5 है या ये 4 है, कुछ भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम 4/5 लिख के देखें, अगर हम लिखते हैं 4/5, तो इसकी वैल्यू तो लेस देन 1 होगी, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये होगा लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि 5 से 4 तो डिवाइड होता नहीं है, तो 0.8 आएगा। अगर हम लिखते हैं इसको 5/4, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में तो लेस देन 1 है, इस केस में ग्रेटर देन 1 है। तो ये इसमें स्टेटमेंट ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 नहीं होगी, इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी, कभी कभी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ फॉल्स, ठीक है। तो हम इसको काटते हैं, ओके, तो हम इसका मतलब ये फॉल्स हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो क्या ये कैसा होगा, ये देखना है हमें, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हमें देखना है। ये स्मॉल ए है, तो ये तो इसके लिए था ये ऊपर वाला। अब इसके लिए क्या होगा, ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये हमें चेक करना है। अगेन वी विल कम इन अवर रफ एरियाज। देखो सेक ए क्या होता है, कॉस ए का उल्टा, कॉस ए उल्टा होता है, कॉस ए उल्टा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉसेक होगा हमारा, सॉरी सेक होगा हमारा इसका अपोजिट, दैट इज h/b। तो h होगा ये और b होगा ये। तो इस कंडीशन में ध्यान रखें कि h इस वाले कंडीशन में, ठीक है, h हमेशा ही ग्रेटर होगा b से, ठीक है। तो h हमेशा ही ग्रेटर होगा v से। यहाँ पर देखो ये h है, यानी कि सेक ए का मतलब होता है कि h/b, तो ये हमारा h का काम करेगा, ये हमारा b का काम करेगा 5। तो यहाँ पर कंडीशन है कि h ऑलवेज ग्रेटर देन b। तो यहाँ पर इस कंडीशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन में 12 जो है, यानी कि 12 जो है 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, यस, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ केसेस में हमारे पास सेक ए का जो वैल्यू है वो 12/5 हो, ऐसा संभव है, और हमने एनालिसिस किया है इस से, तो ऐसा संभव है, तो हम इसको बना सकते हैं ट्रू, ओके। थर्ड वाला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि कॉस ए इज
abbreviation used for the cosecant ये s है, cosecant of angle A। ओके, क्या ये cos A जो है इस cosecant ऑफ एंगल A का एब्रीविएशन है? एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। क्या ये cosecant का शॉर्ट फॉर्म है? तो ये भी होगा फॉल्स, बिकॉज जो cos होता है, अभी हमने पहले पेज में पढ़ा था कि cos A एब्रीविएटेड फॉर्म होता है कोसाइन का। किसका होता है? कोसाइन का। अभी हमने प्रीवियस में पढ़ा था ये कॉस यहाँ पर देखिए, कोसाइन का एब्रीविएटेड फॉर्म है। ओके, तो इसलिए हम जो है इसको देख सकते हैं कि ये भी गलत है। ओके, अब चलते हैं इस पे हम वापस, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट फोर स्टेटमेंट है cot A is the product of cot and A। क्या cot A ये प्रोडक्ट है cot and A का? चेक करते हैं। चेक क्या करना है? cot देखो, अगर हम लगाएं, एनालिसिस करें, cot एक ट्रिग्नोमेट्रिक का एक वो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है cot। अब ये किसका है? अब किसी, जब तक ये किसी एंगल का नहीं बताया जाएगा तब तक ये इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए इनकम्प्लीट है। cot अपने आप में इनकम्प्लीट है जब तक कि हम यहाँ पर एंगल यहाँ पर वो ना ऐड कर दें एक। तो इसका मतलब cot A पूरा एक कंप्लीट सेंस है। तो cot और A एक दूसरे का प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में तो ऐसा है कि एक कंप्लीट वैल्यू 3 है, एक कंप्लीट वैल्यू 5 है, दोनों का मल्टीप्लाई 15 आया, तो यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू है। तो यहाँ पर cot एक कंप्लीट नहीं है जब तक कि इसके साथ कोई एंगल हम एसोसिएट ना करें। तो जब एंगल एसोसिएट करते हो तो अपने आप में कंप्लीट हो गया। तो इट इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, बल्कि cot A इटसेल्फ इज ट्रू। बट अगर हम स्टेटमेंट को देखें cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, इट इज फॉल्स, यानी कि गलत है, गलत स्टेटमेंट है। फिफ्थ, थीटा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है? इसको भी चेक करते हैं। इससे हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मान है इसका 4 है, ठीक है, परपेंडिकुलर 4 है, यानी कि ये हमारा 4 है, ये वाला। थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से मैं यहाँ कर देता हूँ। दिस इज 4 इस केस के लिए, और ये है हमारा बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3 हो सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा तो हो नहीं सकता है। ओके, ये होगा तो बड़ा ही होगा। तो 4/3 तो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी होगा आपका फॉल्स, ये भी होगा आपका फॉल्स। ओके, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एक छोटा सा एनालिटिकल व्यू से हम चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इन केस कुछ अगर डाउट हो तो यू कैन राइट टू मी इन माय कमेंट बॉक्स, सो दैट कि मैं एक नए मेथड के साथ उसको आपको फिर से बता सकूँ।
थैंक यू।